क्या आपको भी मोटिलिटी इशू लग रहा है आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में बार बार चेक करने के बाद भी? तो उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो कुछ रीजंस को मैं आज हाईलाइट करने जा रहा हूं। आप उन हाईलाइट में देखना कि कुछ आपकी गलतियां तो नहीं है इनमें से जिसकी वजह से आपकी मोटिलिटी नहीं बढ़ पा रही। पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उसका इंटेक नहीं करते तो हमारी बॉडी में बेसिकली कॉर्टिसोल बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, और जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है उसकी वजह से हमारी बॉडी को वीकनेस या फिर थोड़ी सी लेथार्जी फील करती है, और उसी के साथ साथ उसका असर डायरेक्टली हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्पर्म काउंट लोअर साइड जाते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी में भी दिक्कत देखने को मिल जाती है। फिर आता है सेकंड पॉइंट। अगर हम बहुत यूज्ड टू हैं अपनी स्मोकिंग और अल्कोहल को लेकर तो हम अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले उसके स्पर्म काउंट लोअर साइड जा सकते हैं। वो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि जब हम हाई इंटेक कर रहे हैं अल्कोहल का तो वो बेसिकली हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है, जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा है, और जो हमारी एनर्जी है उसको वो ढंग से कंज्यूम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस अपने ढंग से काम नहीं कर पा रही। सेकेंड आ जाता है स्मोकिंग को लेके। स्मोकिंग जब भी हम इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी निकोटीन से भर जाती है, और वो निकोटीन हमें ब्लॉकेज की तरह काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है, हमारे एरेक्टाइल होने में बहुत प्रॉब्लम लेकर आता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं एज इन कंसीव करने के लिए जो हमारे टाइम पीरियड होता है उसको तो शॉर्ट करती है, साथ में इनडायरेक्टली हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस पे भी इंपैक्ट डालती है और हमारे स्पर्म काउंट की मॉर्फोलॉजी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर मैं बहुत स्टैटिक जगह पे बैठा रहता हूँ, एक ही जगह पे काम करता रहता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल बड़ी ऐसी है कि जिसमें मैं सिर्फ बैठने का काम है, थोड़ा सा उठ के सिर्फ वॉशरूम से होकर फिर बैठ जाने का काम है, और मैं अपनी बॉडी से काम नहीं करवा रहा हूँ तो भी मेरे को दिक्कत आती है। अगर एक्सरसाइज मेरी बॉडी में कम हो रहेगी या किसी की भी बॉडी में कम रहेगी तो हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को ढंग से बूस्ट नहीं कर पाती, जिसका इम्पैक्ट हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस पे पड़ता है, क्योंकि ये हार्मोन पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट करवा सकता है आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल्स को, और जिसकी वजह से हम स्पर्म काउंट लोअर साइड पे देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बिल्कुल पेशेंट कुछ करता ही नहीं। पॉइंट 4, अगर मेरी स्लीप में डिसऑर्डर्स है, मतलब स्लीप में ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कोई भी पेशेंट ढंग से नहीं सो पा रहा, अगर उसकी डे टू डे की रूटीन में टोटल मिलाकर 8 घंटे की नींद नहीं है तो समझ लेना कि आज नहीं तो कल बॉडी क्रैश करेगी, और सबसे पहले रिफ्लेक्शन जो आता है वो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस पे ही आता है, आपके स्पर्म काउंट पे ही आता है, आपकी उसमें मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी पे ही इम्पैक्ट पड़ता है। उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ये समझो। अगर मेरी बॉडी किसी भी लैक ऑफ स्लीप से स्ट्रेस पे जाती है तो बॉडी अपने आप ही एक अलग से हार्मोन्स रिलीज करना चालू कर देती है, जिसमें हम कॉर्टिसोल भी बोल देते हैं, और साथ में साथ हमारी जो एक हार्मोन्स की साइकिल होती है जिसमें हमारा ब्रेन जो है ट्रिगर्स देता है FSH LH को, वो भी धीरे धीरे करके उसमें कम कर देता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट सीधा का सीधा हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस पे पड़ जाता है, और वही इम्पैक्ट हमारे स्पर्म काउंट को लोअर साइड लेके जाता है। पॉइंट फिफ्थ ये कहता है कि अगर आप बॉडी किसी भी लेवल पे, चाहे वो एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से हो, चाहे आपकी नॉर्मल डे टू डे की रूटीन की वजह से हो, जैसा भी स्ट्रेस अगर आप कैरी कर रहे हो अपने साथ, तो वो स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है, और वो गलत इम्पैक्ट डालता है। हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कल्परेट जो निकलता है वो सिर्फ स्ट्रेस निकलता है, क्योंकि उनका जो स्ट्रेस है वो ब्रेन को इतना ट्रिगर ही नहीं करने देता या करवा ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बॉडी कहीं ना कहीं क्रैश मोड पे जाती है, और जब वो क्रैश मोड पे जाती है तो वो आपको सबसे पहला इम्पैक्ट आपके स्पर्मेटोजेनेसिस पे ही देती है। अब मैं वो क्यों बोलता हूँ बार बार कि ये इम्पैक्ट जो है स्पर्मेटोजेनेसिस पे देती है, सबसे पहले ये बात समझो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है एनर्जी को कंज्यूम करने की, और ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन, आई, सुनने की क्षमता, हाथ चलाना, भागना, दौड़ना, सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। उसी के बाद हमारे पे जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी बची हुई हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस पे लगती है, जैसे कि प्रोटीन को डाइवर्ट करना टूवर्ड्स स्पर्म की तरफ, या फिर उसमें आपकी एनर्जी डीएनए को कैरियर करके बना के लेके जाना, ये सारी की सारी एनर्जी बाद में कंज्यूम होती है। अगर वहां तक पूरी ढंग से एनर्जी पहुंचती नहीं है तो आपकी बॉडी इम्पैक्टेड महसूस करती है, और साइड बाय साइड आपके स्पर्मेटोजेनेसिस पे इम्पैक्ट पूरा डालती है। पॉइंट 6, अगर मान के चलो एक कंसेप्ट माना जाता है कि अगर मेरा काम जो है डे टू डे की रूटीन में सिर्फ गर्मी में ही है, मतलब मैं धूप में रहता हूँ, मेरा काम जो है शेफ वाला है, या फिर मैं आर्मी पर्सनल हूँ जहाँ पर मेरे को बॉर्डर की सरहद
प्रोटेक्ट करनी होती है और मैं गर्मी में रहता हूँ, गन के साथ रहता हूँ, या फिर पुलिस में हूँ, मेरे को बार बार बाइकों पे राइड करनी होती है और मैं पुलिस में जा रहा हूँ और गर्मी में जा रहा हूँ, तो ये जो गर्मी है ना, ये भी एक इम्पैक्ट डालती है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस पर। वो कैसे? स्पर्म तो चलो बन भी जाएंगे, बट हमारे टेस्टिकल्स अगर टेम्परेचर मॉड्यूल ढंग से नहीं कर पा रहे, टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वो इम्पैक्ट सीधा का सीधा हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस पर डालती है कि वो स्पर्म को बनने ही नहीं दे रहा। अब जैसे मेरी रहने की क्षमता है कि भैया मैं 30 टेम्परेचर तक रह सकता हूँ, अगर 30 टेम्परेचर के अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो समझ लेना मैं वीक फील करूँगा, पसीना आएगा, परेशान फील करूँगा, इरिटेबिलिटी आएगी। वैसी सेम कंडीशन आपके टेस्टिस के साथ भी। उसका जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वो जैसे ही ऊपर जाता है तो उसको एक्सपोजर मिलता है हीट का, जिसकी वजह से वो अपने स्पर्म काउंट को धीरे धीरे कम करता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट मिलता है आपको स्पर्म काउंट में कमी, या फिर मॉर्फोलॉजी खराब, या फिर मोटिलिटी खराब। पॉइंट 7, एक सिंपल सी चीज़ है, आज की डेट में हमारे जेंजी कल्चर में देखा जाता है या हम मिलेनियल्स के कल्चर में भी देखा जाता है कि हम टाइट जीन्स पहन के घूमते हैं। ये जो टाइट जीन्स है ना, ये इम्पैक्ट करता है। मैं ये नहीं कहता अंडरवियर आप टाइट नहीं पहनो, अंडरवियर थोड़ा सा टाइटन पहनो क्योंकि आपको होल्ड करने होते हैं अपने टेस्टिकल्स को, हाँ, बट आपका जो अंडरवियर है वो कॉटन का होना चाहिए, कोई भी सिंथेटिक का नहीं होना चाहिए जिससे आपको हीट महसूस हो। कोशिश करो कि वहाँ से जो एयर पास ऑन का रास्ते हों वो सारे के सारे खुले हुए। और यहाँ पर एक इम्पैक्ट और होता है कि अंडरवियर में हम ट्रंक यूज़ करते हैं, जो ट्रंक मेरे हिसाब से गलत होता है, क्योंकि ट्रंक जब आप यूज़ करते हो वो ओवर द टाइम होते होते ढीला हो जाता है। तो अंडरवियर शुड बी नॉर्मल फिटेड, और जीन्स हमेशा थोड़ी सी लूजन पहननी है, क्योंकि जीन्स जितनी आप लूज पहनोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, कि जिससे क्रॉस वेंटिलेशन आपके नीचे वाले पार्ट में बनी रहे, टेम्परेचर मेंटेन करने में उसको ईजी रहे। हमेशा आपके टेस्टिस एक सही पोजीशन पर रहे, ना ज़्यादा लटके ना ज़्यादा ऊपर की तरफ आए। पॉइंट 8, हाइड्रेशन मेंटेन रखना। हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 70% पानी की बनी हुई है, ये आपको साइंटिफिकली सबने बता भी रखा होगा, बोल भी रखा होगा। अगर हम ये देखें, इसका बैलेंस भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो भी हम देखते हैं कि बॉडी वीक को फील करती है, लेजी फील करती है, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी फील करती है। सारी चीज़ें आपकी बॉडी जो होती है वो ब्रेन को मेंटेन करने में लग जाती है कि वो सस्टेन रहे, क्योंकि उसने सारे सिग्नल देने। तो ये सारी जब सिनेरियो स्टार्ट होते हैं तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपका ब्रेन सर्वप्रिय है या सबसे श्रेष्ठ है तो उस श्रेष्ठता में सबसे पहले इन्हीं सारी ट्रिगर्स को ही नोट किया जाता है कि वो आपकी बॉडी से क्या क्या करवा सकता है। तो इसीलिए हमेशा पानी को सही से रखो, अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखो, डिहाइड्रेशन से बचो, और अपने सारे के सारे सिग्नल्स जो नीचे की तरफ भेजने हैं ब्रेन ने वो ढंग से भेजता रहे, कोई भी परेशानी ना लेकर आए। पॉइंट 9 कहता है कि अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी है, विटामिन डी की कमी है, ओमेगा 3 की कमी है, या फिर B12 की कमी है, या फिर आपकी बॉडी में प्रोटीन की हल्की सी भी कमी है, या प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा आप एज इन जिम में ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तब भी हम देखते हैं पेशेंट में स्पर्म काउंट दिक्कत में आता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ बट पता नहीं फूड में क्या जा रहा है, तो एक नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, उनको एक बार करवा लो। विटामिन डी, B12, जिंक के टेस्ट करवा लो, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका एग्जैक्टली अभी क्या चल रही है रेशो। अगर वहाँ पर जरूरत होगी तो विटामिन डी, B12 पूरा करो, उससे ही आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएगी। सो लास्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, अगर आपने अपनी स्पर्म मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी या स्पर्म काउंट के लिए अभी तक किसी से कंसल्ट नहीं किया है तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से कंसल्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किससे कंसल्ट करूं, कैसे कंसल्ट करूं, क्या पता प्रिवेसी रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी, तो आप नीचे दिए नंबर पे भी हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।